गांव में एक किसान हरिया रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा किशन, दूसरा बेटा राजू और सबसे छोटा बेटा आसिम। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे, अपने घरों और खेतों में खुशहाल थे। लेकिन किसान का दिल हमेशा अपने छोटे बेटे आसिम पर आता था। मगर आसिम न काम करता था, न जिम्मेदारी उठाता। गांव वाले उसे निकम्मा और नालायक कहने लगे। इस बार भगवान ने हम पर रहम किया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि फसल बेचकर हमारा उधार भी खत्म हो जाएगा और अच्छी रकम हमें भी बच जाएगी। हाँ, हमारे तीनों बेटों ने बहुत मेहनत की है। अब मुझे लगता है कि आसिम भी मेहनती हो गया है। किशन, राजू और आसिम तीनों ने इस दफा मेरा बहुत साथ दिया है। उन्हीं की बदौलत तो फसल अच्छी हो पाई है। लक्ष्मी और हरिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी छोटा बेटा आसिम वहां आ गया। पिताजी, जमींदार साहब घर आए थे और बोल रहे थे कि अपने पिता से कहो, बहुत समय हो गया है उधार लिए। अब फसल बेचकर सबसे पहले मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी माँ भी यही बात कर रहे थे कि जमींदार साहब के पैसे दे दो। बहुत समय हो गया है। सुबह ये फसल बेचने के लिए जाना है। इस दफा तुमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू हो गए हो। इसलिए मैं और तुम सुबह फसल बेचने के लिए जाएंगे। जाओ, तुम अपने भाइयों को बुलाकर लाओ ताकि आज सारी कपास की फसल को काट ले। आसिम अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है और सब मिलकर फसल काटकर बोरों में डाल लेते हैं। पिताजी, माँ ने बताया कि आप आसिम को अपने साथ फसल बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ आ जाता हूँ। नहीं किशन, मैं आसिम को लेकर जा रहा हूँ ताकि वह भी देख सके कि दुनियादारी के मामले कैसे होते हैं। आसिम और हरिया दोनों ने बोरियों को बैलगाड़ी पर लादा और उन्हें लेकर मंडी की तरफ चल पड़े। सफर बहुत लंबा था। बाप बेटा बातें करते हुए मंडी पहुंचे, मगर जब वे पहुंचे तो मंडी बंद थी और वहां और भी व्यापारी मौजूद थे। हरिया ने वहां ऊपर मौजूद एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? ये सब व्यापारी बाहर क्यों खड़े हैं और मंडी क्यों बंद है? यहाँ आज हड़ताल है और सारे व्यापारी इसलिए यहाँ रुक गए हैं क्योंकि सब दूर दूर से आए हैं। कल मंडी खुल जाएगी, इसलिए ये सब आज की रात यहीं रुकेंगे। इतना ज्यादा सफर बार बार नहीं कर सकते। आसिम और हरिया भी वहां रात बिताने का सोचते हैं। कुछ देर बाद आसिम हरिया से कहता है, पिताजी, आप घर चले जाइए और आराम करें। मैं यहाँ हूँ। आप सुबह वापस आ जाइएगा। मैं फसल की अच्छी तरह देखभाल कर लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आसिम की बात मानकर हरिया घर वापस चला जाता है। लक्ष्मी, राजू और किशन को भी मंडी बंद होने की बात बताता है। ऐसे ही रात हो जाती है। कितना समय हो गया मुझे यहाँ बैठे, क्यों ना थोड़ी देर लेट जाऊं। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से उठ जाऊंगा। आसिम ये सोचकर वहां एक झोपड़ी में जाकर लेट गया। शायद ये किस्मत का कोई खेल था। जैसे ही आसिम सोया, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। लक्ष्मी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। आसिम को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, कहीं फसल खराब ना हो जाए। मैं अभी मंडी की तरफ जाने लगा हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप अकेले ना जाएं। किशन या राजू में से किसी को साथ ले जाएं। मैं अभी बुला लेती हूँ। हरिया अपने साथ किशन को लेकर जल्दी जल्दी मंडी की तरफ चल दिया। उधर आसिम नींद में खोया हुआ था और कपास की फसल बारिश की वजह से पूरी खराब हो गई। जैसे ही हरिया वहां पहुंचा, ये नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी कपास खराब हो चुकी थी और जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। हरिया गुस्से और दुखी दिल के साथ आसिम के पास गया। मैंने पहली बार तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे इसका यह नतीजा दिया। तुम्हारी वजह से हम सब की मेहनत पानी में चली गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी और तुम यहां सो गए। मैंने समझा कि तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझते हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा कर लिया। लेकिन मैं गलत था। गांव वाले सच कहते हैं, तुम कामचोर और आलसी हो। पिताजी,
मेरा तो पहले ही दिल नहीं मान रहा था कि आप इसे साथ लेकर आए। देख लें, आपके सामने है। हमारी सारी मेहनत पानी में डूब चुकी है और इसकी वजह यह आसिम है। अब हम क्या करेंगे? हरिया की सारी फसल रात को बारिश में बह गई। इसके बेटे आसिम की वजह से जब पता है कि वह कामचोर है तो उसे जिम्मेदारी देना ही गलत था। अपनी गलती की वजह से नुकसान हरिया को हुआ। जब जमींदार को यह बात पता चली तो वह अपने साथ 2 आदमी लेकर हरिया के पास आ गया। हाँ हरिया, वो पैसे याद हैं जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? अब समय आ गया है, मेरा कर्ज वापस करो। जमींदार साहब, फसल तो बारिश ने बर्बाद कर दी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दो। नहीं हरिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अब मुझे बहाने नहीं चाहिए। कल तक पैसे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनकर बड़े बेटे किशन और राजू अपने अपने घरों में बैठ गए। दोनों ने सोचा कि कहीं कर्ज की तलवार उन पर न चल पड़े। किशन, मेरी बात मानो, हम अलग हो जाते हैं। अब्बा का कर्ज हम पर न पड़े। और फिर हमारे पास है ही क्या? हमारा तो खुद का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, बेहतर यही है कि हम दूर रहें, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। यूं दोनों बेटों ने अपने बाप को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया। अब जमींदार भी वहां से जा चुका था। हरिया के दोनों बड़े बेटे भी उसके पास नहीं थे। हरिया अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसके पास तो कुछ नहीं था। वह आखिर जमींदार का कर्ज कैसे चुका सकता था? वह आंखों में आंसू लिए दिल में सोचने लगा, ए भगवान, मेरे ही बेटे मुझे छोड़ गए। अब जीने का क्या फायदा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये सोचकर हरिया खुदकुशी के इरादे से खेत की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और खुद को लटकाने ही वाला था कि अचानक उसके बेटे ने उसे देख लिया। साथ ही गांव का एक आदमी भी वहां पहुंच गया। दोनों ने फौरन दौड़कर हरिया को खुदकुशी करने से रोक लिया। बेटा, मैं बहुत थक गया हूं। न बेटे साथ हैं, न इज्जत बाकी रही, न कर्ज चुका सकता हूं। अब तो बस मौत ही मेरा सहारा लगती है। नहीं अब्बा, आप मुझे नालायक कहते थे, लेकिन आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अगर आप नहीं रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आपकी जिंदगी ही मेरा हौसला है। आसिम, तू मुझे क्यों रोक रहा है? मेरे सिर पर बहुत कर्ज है, मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकता। और कल मैं जमींदार को कर्ज कैसे दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी अब्बा, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कर्ज भी उतारूंगा, इज्जत भी वापस लाऊंगा, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता। हरिया ने आसिम को गले लगा लिया। उसके दिल में सालों बाद सुकून आया कि शायद यही बेटा, जिसे वह नालायक समझता था, असल में उसका सबसे वफादार सहारा है। जब गांव के जमींदार को खबर मिली कि हरिया खुदकुशी करने लगा था तो वह तुरंत आया। हरिया, मैंने सुना कि तुम खुदकुशी करने लगे थे। ऐसा कदम मत उठाना। मैं तुम्हें 6 महीने की और मोहलत देता हूँ। फिर से फसल बो, बेचकर मेरे पैसे वापस कर देना। जमींदार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको 6 महीने में आपके पैसे जरूर दे दूंगा। हरिया और आसिम बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से खेत में बीज बो दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद हरिया ने देखा कि हर सुबह फसल कम हो जाती है। रातों रात कोई आकर फसल खा जाता था। बेटा आसिम, ये सब क्या हो रहा है? हमारी फसल कोई खा जाता है। तुम ही रात को निगरानी करो। जी पिताजी, फिक्र मत कीजिए। आज रात मैं ही खेत में रुकूंगा और देखूंगा कि यह रहस्य क्या है। आसिम रात को चौकीदारी करने बैठ गया। खाली बैठे बैठे और तो कोई काम नहीं था, इसीलिए वह आसमान पर तारों को गिनने लगा। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आधी रात को उसे एक घोड़े के चलने की आवाज सुनाई दी। अब जब वह देखता है तो सामने खूबसूरत सफेद रंग की घोड़ी चौकड़ियां भरती चली आती नजर आती है। आसिम पेड़ की छांव में छिपकर घोड़ी को देखता रहा। अच्छा, तो यही है वो, जिसकी वजह से हमारी फसल रोजाना कम होती जा रही है। आज तो मैं इसे पकड़ लूंगा। जब घोड़ी घास खाने में मशगूल हुई तो वह लपक कर उस पर सवार होने लगा। घोड़ी ने आसिम को देखा
तो वह भागने लगी, मगर आसिम ने जोर से छलांग लगाई और घोड़ी की पीठ पर सवार हो गया। फिर मजबूती से उसकी रास पकड़ ली। घोड़ी ने बड़ी उछल कूद की ताकि आसिम को गिरा दे, मगर आसिम भी अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार घोड़ी थक गई और आसिम से कहने लगी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दो और 3 दिन तक किसी सुरक्षित स्थान पर रहने दो और खाने पीने का इंतजाम करो, फिर उसके बाद अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक दुर्लभ तोहफा दूंगी। आसिम यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब तक किसी ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। इसलिए आसिम ने घोड़ी को एक सुनसान जगह पर आराम से पहुंचा दिया और रोज उसे दाना पानी देने लगा। जब आसिम वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि घोड़ी ने 3 बच्चे दे दिए हैं। ये तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। 2 तो जरा बड़े थे, लेकिन तीसरा बच्चा इतना नन्हा मुन्ना था कि वह बिल्कुल ही खिलौने जैसा लग रहा था। आसिम उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। घोड़ी ने आसिम से कहा, बड़े बच्चों को तुम राजा के हाथों बेच देना, मगर इस नन्हे मुन्ने घोड़े को न किसी को देना और न बेचना। ये सारी उम्र तुम्हारी सेवा करता रहेगा और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। आसिम नन्हे मुन्ने घोड़े को गोद में लेकर बैठा था और घोड़ी की बातें सुन रहा था। अब जब उसने नजर उठाकर घोड़ी का धन्यवाद करना चाहा, तो देखा कि घोड़ी गायब हो चुकी है। आसिम हैरान बैठा रह गया। उसके बाद से आसिम उन तीनों घोड़ों को खिलाता पिलाता और उनकी परवरिश करता रहा। इस तरह कई हफ्ते गुजर गए। इस दौरान घोड़े बहुत तेजी से बड़े हो गए, मगर नन्हा मुन्ना घोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। इत्तेफाक से एक दिन जब आसिम सो गया तो राजू उस जगह पहुंच गया जहां ये घोड़े थे। उसने घोड़े देखे तो उसके दिल में लालच आ गया। अरे वाह,